नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रमोद झंवर, शहर के बहुत प्रतिष्ठित चेस्ट रोग विशेषज्ञ और कोविड-19 के टॉप फाइटर्स में से एक हमारे यहाँ जो लोग हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। कोविड और अस्थमा में एक कॉमन बात ये है कि दोनों ही लंग्स और चेस्ट से रिलेटेड डिजीजेज हैं और दोनों में कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। अभी कई लोगों को देखने में बीच में आया कि कई लोग ऐसे थे जिनको कोई और बीमारी थी ब्रीदिंग से रिलेटेड और उनको अस्थमेटिक में उनको कोविड पेशेंट मान के शुरू में उनको काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। तो सर, आप हमको बता सकते हैं कि अस्थमा और कोविड में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है जब एक पेशेंट के सिम्टम्स में या अप्रोच में? जैसा आप जानते हैं कि इस समय कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है। विश्व के 214 देशों के अंदर ये बीमारी अपना पैर पसार चुकी है और यह पेंडेमिक इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत सी मॉर्बिडिटी है, मॉर्टेलिटी है और अब ये देखने में ये है कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, यानी जो लक्षण होंगे वो इन्फ्लुएंजा जैसे होंगे। यानी क्या होगा, उनको कोल्ड होगा, सर्दी होगी, उनको कफ होगा, उनको गले में सोर थ्रोट होंगे, उनके अंदर खांसी होगी, ड्राई कफ होगा। फिर धीमे धीमे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी और पेशेंट का ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और यही सेम तो होता है पेशेंट के एलर्जी के पेशेंट में भी, अस्थमा के पेशेंट में भी, जिनको नेज़ो ब्रोंकाइल एलर्जी होती है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है क्योंकि अस्थमा में हमेशा हमें पुरानी हिस्ट्री मिलेगी पेशेंट्स के अंदर। जो पेशेंट्स ऑलरेडी किन्हीं को सीजनल वेरिएशन है या कुछ संपर्क में आने के बाद में या किसी कारकों के आने के बाद में या किसी के ट्रिगर के आने के बाद में जो तकलीफ़ें चालू होती है, चाहे तो नाक की इचिंग होगी, स्नीजिंग होगी, रनिंग नोज़ होंगे, ब्लॉक नोज़ होंगे, उनके ईयर के सिम्टम्स हो सकते हैं क्योंकि वो नेज़ो स्टेशन ट्यूब जो ब्लॉक होती है तो कान के मफल साउंड्स आएंगे और कुछ होता है किसी नेज़ल ब्लॉकेज से उनको हेडेक वगैरह होगा। ये बात देखने में आई है कि कोविड-19 में नेज़ल जो राइनोरिया होता है, जो नाक के अंदर नाक टपकती, वो कम है एज़ कम्पेयर टू अनदर बीमारी। लेकिन चूँकि अस्थमा और कोविड के सिम्टम्स लगभग एक जैसे हैं, तो मैं इस समय हमें हर पेशेंट का जिसका सांस खराब हुई है, चाहे वो अस्थमेटिक पेशेंट भी है, तो मैं कोविड-19 को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। उसके कारण बताता है आपको, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स, ये जो कोविड बीमारी है ये मुख्य रूप से 60% पेशेंट को तो माइल्ड बीमारी होगी जो पता ही नहीं चलेगा, जिनको सिंपल कोल्ड कफ होके चला जाएगा। लेकिन 15% पेशेंट्स होंगे जिनको हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होगी, जिनका ऑक्सीजन कम होगा, जिनके अंदर और जो कॉम्प्लिकेशंस हमें दिखेंगे पेशेंट्स के अंदर, सांस भरने से, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट, मतलब जिसके सांस तेज चलना, उनको फीवर होना, और वो कुछ मैनेजमेंट उनका ओपीडी बेस पे हो जाएगा या एडमिशन बेस पे हो जाएगा। लेकिन 5% पेशेंट वो होंगे जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी। ये वो पेशेंट होंगे जिनमें ब्लड के, चूँकि वो वायरस जो आरएनए टाइप का वायरस है, जिसमें 10 माइक्रोन इसका साइज़ है पार्टिकल का, इसका वायरस का, जो सीधे नाक से जाता है और ये गले तक जाने में इसको 3 से 4 दिन लगते हैं और फिर ये चौथे 5वें दिन लंग्स में जाता है और वहाँ एसीई नाम के एक रिसेप्टर्स होता है, वहाँ से निकल के ब्लड वेसल में जाता है। और मुख्य रूप से इसमें जो मॉर्टेलिटी हो रही है, जो पेशेंट मर रहे हैं, वो मर रहे हैं माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस से, यानी ब्लड में कुछ क्लॉट जम जाते हैं, कारण पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं जा पाती और वहाँ पेशेंट्स को एकदम सांस भरने से वो सेप्टिक शॉक होता है और वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाके पेशेंट्स की डेथ होती है। तो मैंने ये बताया कोविड के बारे में, कैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर पेशेंट्स होंगे। लेकिन हाँ, कोविड के जो 5% पेशेंट्स हैं जिनकी एज 65 प्लस में है, या जो हाइपरटेंशन है पेशेंट्स को, या डायबिटिक है, या कोई पेशेंट कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स है, या बहुत सी दवाइयाँ खा रहे, अस्थमेटिक पेशेंट जो बहुत सी स्टेरॉइड्स पे हैं, या किसी पेशेंट को मैलिग्नेंसीज हैं, यानी कोई भी कारक जिससे बॉडी की इम्यून सिस्टम डाउन होगी, उन्हें बीमारी ज़्यादा तेज होगी और ज़्यादा सीरियसनेस होगी और वहाँ हमें बहुत सी चीज़ में बारे में ध्यान देना होगा। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो पहले से अस्थमा से सफ़र कर रहा है उसको ज़्यादा फैटेलिटी है या मॉर्टेलिटी रेट उसका ज़्यादा हो सकता है कंपैरेटिवली अदर लोगों के, अगर उसको कोविड होता है तो?
ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं अस्थमा के, अगर वो वेल कंट्रोल नहीं है, यानी में अस्थमा में क्या होता है कि जो सांस की जो ट्यूब होती है वो नॉर्मल ट्यूब ऐसी खुली होना चाहिए। ये लगभग हम लोग जब सांस लेते हैं अंदर 80% हवा हम लोग 3 सेकंड में भर लेते हैं, वो 3 सेकंड में 80 हवा छोड़ देते हैं। अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में ये जो अंदर की इंडोथेलियल होती है, जो लेयर होती है, इसमें सूजन रहती है थोड़ी सी। अगर ये सूजन आपका अस्थमा कंट्रोल नहीं है, आपकी दवाएं बराबर नहीं है, तो ये सूजन किसी भी समय कोई भी वायरल रोग का ट्रिगर का काम कर सकती है और पेशेंट को तेज दौरा या सीरियसनेस ऑफ कोविड-19 की संभावना हो सकती है। इसलिए जो पेशेंट अस्थमा के हैं, अगर वो वेल कंट्रोल्ड है, अपनी दवाएं रेगुलर ले रहे हैं, अपने ट्रिगर से बचाव कर रहे हैं, अपना दैनिक दिनचर्या में पीक फ्लोमीटर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे इसमें हम घर पर मॉनिटर करें अस्थमा का कि कितना तेज हमारा अस्थमा है, कितना कंट्रोल है, हम उसको देख सकते हैं। और हमारे जो दवाएं डॉक्टर्स जो देते हैं आपको, इनहेलर्स देते हैं, मीटरडोज इनहेलर देते हैं, इसकी हमेशा साफ़ सफाई भी अच्छी रखें और ऐसी जगह रखें जहाँ घर के लोगों को पता हो ये कहाँ रखा हुआ है। एक तो इसको भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो दवाइयाँ होती है, रोटा केप्स अगर कोई पेशेंट ले रहा है या कुछ नेज़ल स्प्रे पेशेंट अगर ले रहे हैं, तो उनको अपना इन दवाइयों का जैसा डॉक्टर ने, आपके फिजिशियन ने गाइड किया हुआ, उसको नियमित लेते रहें, जिससे हमें हमारा जो सांस की ट्यूब का जो सूजन है वो कंट्रोल रहे और हम अस्थमा से बच सकें। तो सर, यदि किसी अस्थमा पेशेंट को कोविड के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसकी फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? उसको कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले किससे बात करनी चाहिए? अभी हमारे शहर में जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का, वो ये है कि कोई भी पेशेंट कफ कोल्ड फीवर है तो उसे सीधे सीधे फीवर क्लिनिक में जाना चाहिए। इंदौर शहर में बहुत से फीवर क्लिनिक है जो कि अलग अलग ब्लॉक्स के हिसाब से, वार्ड के हिसाब से बनाए गए हैं, और वहाँ पेशेंट का स्क्रीनिंग होता है पहले, और वहाँ से पेशेंट का स्वेब लेके या एक्सरे चेस्ट लेके उसको चाहे तो डॉक्टर उसको ऐसी एडवाइस कर सकता है कि ऑक्सीजन अगर लेवल ठीक है तो क्वारंटाइन कर सकता है, होम आइसोलेशन के बारे में गाइड कर सकता है। जो सीरियस पेशेंट्स होंगे उनको एडमिशन की सलाह दी जा सकती है। तो ये बात तय है कि कोई पेशेंट को फीवर है, अगर उसका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन उसका अगर 94 से कम है और उसकी कफ कोल्ड फीवर की हिस्ट्री है, और अगर पेशेंट लेट आता है 5 दिन 6 दिन के बाद में, तो एक्सरे में भी उसके हमें एविडेंस मिल जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम सबसे पहले इस समय कोविड-19 को एक्सक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, ये शायद उनके लिए भी सही होगा कि एक बार एक खतरनाक बीमारी को हम लोग दिमाग से निकाल लें। अभी आपको क्या लगता है कि हम लोगों को, जितने अस्थमा पेशेंट हैं या जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं, उन लोगों को क्या 3-4 सावधानियां सबसे ज़्यादा बरतनी चाहिए कोविड से बचने के लिए? सबसे पहले जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उन्हें अपना पीक फ्लोमीटर मॉनिटरिंग से अपना जो बताया है कि उसका पूरा अस्थमा का नियंत्रण कर सकते हैं। हमारी दवाएं हम लोग नियमित लें। बहुत से मरीजों के प्रश्न आ रहे हैं, क्या साहब हम दवाइयाँ बंद कर दें क्या? ये दवाइयाँ अस्थमा में कॉम्प्लिकेशन जो स्टेरॉइड दे रहे हैं उससे वायरल तो नहीं बढ़ जाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि WHO की गाइडलाइन के हिसाब से अस्थमा की जो दवाइयाँ जो हम देते हैं, चाहे वो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हों, डेरिफाइलिन हो, कोई भी ब्रोंकोडायलेटर्स हों, या इनहेल में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो और ब्रोंकोडायलेटर्स हों, वो दवाइयाँ के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर हमें दवाइयाँ रेगुलर लेते हैं और नियमित इसका मॉनिटरिंग करते हैं और हमारा ये सूजन का पार्ट, अस्थमा का पार्ट हमारे नॉर्मल ट्यूब रखते हैं, तो हमें कोविड की संभावना नहीं के बराबर होगी। यानी जो पेशेंट का अस्थमा कंट्रोल रहेगा उन्हें कोविड की संभावना नहीं होगी। सर, अस्थमा कंट्रोल करने के लिए कोई एक्सरसाइज या योगा का आप सजेशन देना चाहेंगे, या कोई घर के रेमेडीज या डाइट? अस्थमा में बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने किया है ये, क्योंकि अस्थमा में इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा रोल है, और इम्यून सिस्टम के लिए हमें प्रॉपर डाइट, यानी डाइट्स में हमें तो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग जिंक दे रहे हैं पेशेंट्स को, अच्छा प्रोटीन दे रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट कर रहे हैं। विटामिन D3 की कमी से कई पेशेंट्स की डेथ हुई है, B12 की कमी से भी प्रॉब्लम्स आती है। यानी संतुलित अगर आहार हम रखते हैं पेशेंट का, और पूरा भरपेट खाना नहीं खाएं, थोड़ा कम खाना खाएं, वजन को नहीं बढ़ने दें, सुबह जल्दी उठें,
कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लें, बॉडी को हाइड्रेट करें, अच्छा गुनगुना पानी पिएं। सुबह अभी वॉकिंग बंद हो सकती है, लेकिन अब तो लॉकडाउन खुला हुआ है तो धीमे धीमे गार्डन्स भी खुलेंगे, तो हमें कम से कम 40 मिनट का वॉक करें। योगा नियमित संतुलित करें। अगर हम नियमित योगा करते हैं तो प्राणायाम खास करके लोम अनुलोम और भस्त्रिका, ये ऐसे प्राणायाम है जो आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और उसके बाद में आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, हमेशा पॉजिटिव रहे, घर का माहौल अच्छा, क्योंकि पॉजिटिव नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो कोविड तो जाना ही है। आपको याद होगा टीबी की बीमारी कैसा है हमारे विश्व में आई, तो आज हम उस पर कंट्रोल करे हुए हैं। टीबी अब कोई ऐसी बीमारी नहीं जो लाइलाज है, सब पेशेंट ठीक हो रहे हैं। हम बात करें HIV की, अब HIV की बीमारी से भी नॉर्मल आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरी उतनी है जितनी HIV के पेशेंट्स की है। तो कोविड पे हम लोग बिल्कुल विजय पाएंगे। और थोड़ा भी अगर हम इम्यून सिस्टम के बारे में ऐसा बताएं कि पॉजिटिविटी रहेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, उससे हमारे लड़ने की क्षमता अच्छी रहेगी। तो अगर हम ये जब तक इसका प्रॉपर वैक्सीन नहीं आता, प्रॉपर इसकी दवाइयाँ नहीं आती, तब तक हमें इससे सावधानी बरतनी है, डरना नहीं है। और जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, बार बार हाथ धोएं, फेशियल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। और हमारे प्रॉपर वैक्सीनेशन जो चल रहे हैं, बहुत से पेशेंट पूछते हैं साहब हमारे एलर्जी के टीके चल रहे थे, उनके बारे में कैसे करेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कारण से एलर्जी के टीके नहीं ले पा रहे हैं तो कुछ आने वाले वीक्स में आपका डॉक्टर उससे डोज एडजस्ट कर देगा दवाइयों की, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम नॉर्मल रहेगी। तो अगर हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, म्यूज़िक थेरेपीज़ हैं, मेंटल स्ट्रेस को कम करने के जितने उपयोग करें, वो अगर सब रहेंगे तो हम वो दवाइयाँ अपनी नियमित रहें, क्योंकि हम वो डॉक्टर के संपर्क में रहें। इस समय गांव के मरीज शहर में नहीं आ पा रहे हैं, तो आजकल सब स्मार्टफोन है सबके पास में, तो अपने वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स डॉक्टर को भेज सकते हैं, जिससे डॉक्टर्स को अपने ट्रीटमेंट में स्ट्रीमलाइन करने में उसको मदद मिले और आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये थे शहर के प्रसिद्ध अस्थमा रोग विशेषज्ञ, चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद झंवर। इन्होंने हमको जो जानकारी दी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें, ध्यान में रखने लायक बातें, कि हमको हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको और हमको खुश रहना है, सही डाइट लेनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बोली है जो योगा और डॉक्टर के संपर्क में रहना। ये दो महत्वपूर्ण बातें, यदि हम ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप अस्थमा के किस लेवल पे हैं, 3 स्टेजेस जो सर ने बताई, उससे फ़र्क उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके डॉक्टर अपने हिसाब से आपके ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से, और आपको किसी भी तरह का इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।